मैं रिजवान अहमद। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो चैनल है अब तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने अफरा से आप माहौल जुडिशल अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। और हमने यहाँ पर जो है वो इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले लेक्चर हुआ, उसके बाद कम्बिनेशन मिस्टेक्स का लेक्चर हुआ, फिर आपको जो है वो मैंने बताया कि सेंटेंसेस उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन काइंड्स के लिहाज से और उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे बनाया जाता है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर से पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप काइंडली जो है वो उन वीडियोस को देखें और एक अलग से रजिस्टर बना लें ग्रामर का और उनको नोट कर लें, उन एग्जांपल्स को नोट कर लें, साथ में एक्सरसाइज के लिए काम करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर आपको कभी दोबारा किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जब हम एडवांस लेवल पे अलग से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे फिर आप उसको जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो हमारा जो लेक्चर 6 है उसके डी पार्ट के अंदर अब मैं करने जा रहा हूँ टेंसेस के हवाले से। अब हम ये जितने भी टोटल कंप्लीट टेंसेस हैं उसके ऊपर जो है वो हम वीडियोस बनाएंगे, आप उसको देखते रहिएगा। सबसे पहले हम जो है वो प्रेजेंट टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो फॉर्म कैसे होता है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि किन सिचुएशंस के अंदर, किन कंडीशंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। कुछ रूल्स आपने पहले पढ़े होंगे लेकिन कुछ चीजें आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए नहीं होंगी। इसका जो रूल 1 है, जैसे हम कह सकते हैं कि कब कब हमने इसको इस्तेमाल करना है, देखते हैं। रूल नंबर 1 इसका यह है कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी ऑर्डिनरी, एवरीडे, हैबिचुअल एक्शंस के लिए। क्या मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली हमारी जो रोजमर्रा के काम होते हैं, या इसे हम आसान वर्ड्स में कहें कि रूटीन, जो हमारी रूटीन होती है, जब हमने रूटीन को शो करना है तो उस वक्त हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो रूटीन अभी हमारी चलती है, जो अभी हम कर रहे हैं और मौजूदा सूरत में चल रही है, तो जो रूटीन वर्क होता है, जो हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं, उसको हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं दे ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करते हैं, इसका मतलब ये उनकी रूटीन है। जैसे मैं कहूं शी कुक्स एवरी डे, रोज खाना बनाती, उसकी रूटीन। मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसका मतलब है कि ये मेरी रूटीन है। तो जब आपने हैबिट्स को, रूटीन को शो करना होता है तो उस वक्त फिर हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा रूल ये है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, साइंटिफिक फाइंडिंग्स, permanent phenomenon, यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी हम किसी फैक्ट की बात करें, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, किसी साइंटिफिक फाइंडिंग की बात करें, तो उस वक्त भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए मैं कहूं एग्जांपल, द अर्थ revolves around the sun, सूरज, जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब हम ये नहीं लिख सकते द अर्थ इज रिवॉल्विंग, हम ये भी नहीं कह सकते द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम हमेशा जो है वो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। इसी तरह देखिए मैं कहूं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। टू एंड टू मेक फोर,
तो जब भी आप किसी फैक्ट की बात करें, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, तो उसको आपने हमेशा किस टेंस के अंदर लिखना होता है, ये हमेशा लिखेंगे, इसको कभी किसी और टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अब आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे एक रूल है कि देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये बड़ी जनरल बात है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। ये बहुत कम आपने इसको सुना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे जज्बात का इजहार करें जिस जज्बात के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कहूं, या फिर आ मदर loves her children from the moon to back। मां अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती है, अनलिमिटेड। तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक मां नहीं है, ये चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल्स हैं, किसी की भी बात हो, ये ऐसा इमोशन है जो यूनिवर्सल है, एक फैक्ट पर जिसे कभी भी जो है वो आप झुठला नहीं सकते। इसी तरह मैं कहूं, अ फादर sacrifices for his children। बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है। ये ऐसा इमोशन है, ये ऐसी स्टेट है जो यूनिवर्सली एक्लेम्ड है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। वो प्रोटेक्ट करता है, वो सैक्रिफाइसेस करता है। तो ऐसे इमोशंस जो किसी फैक्ट पर मबनी हो, जनरल इमोशंस, उनको भी हमेशा हम जो है वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। अब आपको समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी इन अ रियलिस्टिक मैनर। देखें, ज्यादातर क्या होता है कि हम कहते हैं कि कहानी जो है वो पास्ट में लिखी जाती है, लेकिन अगर कहानी के अंदर आप एक ऐसा टच ऐड करना चाहते हैं कि रीडर को लगे कि ये अभी हो रहा है, ये हकीकत पर मबनी है, तो उस रियलिस्टिक टच को प्रेजेंट करने के लिए भी हम जो अपनी कभी कोई कहानी बुनते हैं, वो भी हमेशा फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है? ये आप इसकी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स जो है वो नजर आएंगे, मिलते हैं कि अब आपने गौर करना है। जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे इस्तेमाल होता है। वो ऐसे जैसे ही वो दाखिल होता है, आवाज आती है, तो इससे वो रियलिस्टिक एक टच आता है कि वाकई ऐसा हो रहा है, ये हकीकत है। तो रियलिस्टिक मैनर, रियलिस्टिक टच देने के लिए हम जो है कहानी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब 5वें नंबर पर मैं आपको बताने लगा हूं कि कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वर्ड्स लाइक always, every day, daily, often, never, seldom, sometimes, etc. इस तरह के वर्ड्स मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब हम सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के अंदर इस तरह के वर्ड जो है वो ज्यादातर आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। जैसे मैं कहूँ, देखें, आई, क्योंकि ये हैबिट को, रूटीन को शो करता है। आई ऑलवेज प्ले, मैं हमेशा कहता हूँ। आई ऑफ्टन प्ले, मैं अक्सर औकात कहता हूँ। आई नेवर प्ले, मैं कभी नहीं खेलता। I play every day, I seldomly play, I sometimes play। तो ये आपकी रूटीन को, आपकी हैबिट को शो कर रहे होते हैं। समझ आ गई? तो ऐसे वर्ड्स आप हमेशा देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये आपको अभी 5 रूल्स आपने देख लिए, इनको आपने नोट कर लेना है। अच्छा आगे चलते हैं। एक और तरीका, एक और कंडीशन जिसके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वो है कि इट इज यूज्ड इन द if clause of conditionals type 1। देखें हम ये भी मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, डिटेल में करवा दूंगा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 टाइप्स होती हैं जी, जीरो टाइप होती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कंडीशनल शर्तिया फिक्रे होते हैं जिसमें 2 एक्शन होते हैं और एक एक्शन के फुलफिल होने की कोई खास शर्त रख दी जाती है। जैसे अगर तुम मुझे पैसे दोगे फिर मैं लाहौर जाऊंगा। अब लाहौर जाने की क्या शर्त रख दी? पैसे दे दो। तो इसका मतलब है कि जब तक पैसे वाली शर्त पूरी नहीं होगी लाहौर जाने वाला एक्शन भी फुलफिल नहीं होगा। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जिसकी टाइप 1 है कंडीशनल्स की, उसकी जो इफ क्लॉज होती है, इसके अंदर याद रखिए, आगे बताऊंगा कि कंडीशनल के अंदर 2 क्लॉजेस होते हैं, एक इफ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। जैसे ये देखें, इफ क्लॉज है और दूसरी तरफ हमारे पास मेन क्लॉज है। 2 बातें हैं, 2 एक्शन है। तो जो टाइप 1 में हमारा जो इफ क्लॉज है उसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, और जो हमारी मेन क्लॉज है इसके अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है ये आगे इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, मैं कहूं इफ आई गो टू लाहौर कॉमा आई शैल मीट माय फ्रेंड्स। अगर मैं लाहौर जाता हूं तो मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के अंदर हमने क्या किया? फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया। तो जब मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमें पता चल गया कि फिर हमने इफ क्लॉज के अंदर कौन सा सेंटेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये इसका रूल नंबर 6 है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस सिचुएशन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपको समझ आ गई मेरा बेटा? चले अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी फॉर्मेशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हम फॉर्म कैसे करते हैं, हम बनाते कैसे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ब के हम हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा करते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? देखिए हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर होता है आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर होता है यू, थर्ड पर्सन के अंदर होता है ही, शी, इट और दे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं? ये 3, ही, शी, इट। जब हम ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, इट मतलब कोई सिंगुलर चीज, जैसे अ बॉय, द बॉय, अ गर्ल, अ टेबल, द बुक। जब एक चीज यूज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। अदरवाइज आई लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, यू लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, दे लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट के साथ जो है वो हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अभी मैंने कहा आई प्ले बिलियर्ड्स, हुई तो फिर प्ले आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलियर्ड्स, यू प्ले बिलियर्ड्स, यही सेम। उसके बाद ही, अब फिर हमने क्या करना है? वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, तो ही प्लेज बिलियर्ड्स, शी प्लेज बिलियर्ड्स, दिस गेम
बिलियर्ड्स, क्योंकि इट है ना सिंगुलर है, दे प्ले, क्योंकि प्लूरल आ गया फर्स्ट फॉर्म आएगा, दे प्ले बिलियर्ड्स। तो क्या तरीकाकार है ये भी आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आपने सेंटेंसेस के अंदर कैसे लिखना है। कि देखिए अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बनाना है तो ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर डू या फिर डस नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे देखें ही, तो डस किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो याद रखें कि अगर हम डू या डस इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, हम सब के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ही डस नॉट प्ले, वो नहीं खेलता, शी डज नॉट प्ले, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम जुमले में सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज लिखेंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख के और एंड पे हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आपने ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना है, जैसे आपको मैं पहले सिखा चुका हूं, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना जो है वो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक से ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जुमला बनाना है कि वो सवालिया भी हो और नफी भी हो, फिर उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं कहूं मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, डू आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल कब खेलता हूं, व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल। और क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। ये इसकी फॉर्मेशन, ठीक है जी। इसके ऊपर अब आप मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होंगे नेक्स्ट टेंस के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।